बीएड सेकेंड सेमेस्टर के छात्र ध्यान दें कि हमारी आपकी चर्चा पर्यावरण शिक्षा के पर्यावरणीय जागरूकता एवं प्रबंधन पर हो रही थी, जिसमें हम आप सभी लोगों ने पर्यावरण के राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासों पर हमारी आपकी चर्चा हुई थी, जिसमें बहुत सारे बिंदुओं पर हमारी आपकी चर्चाएं हुई थी। इसमें उसी के आगे एक बिंदु है, उसी चैप्टर में ही है, पर्यावरण संरक्षण अध्यादेश एवं कानून। यानी भारत सरकार हमारे इस पर्यावरण संरक्षण में कौन कौन से अध्यादेश लाए, कौन से कानून बनाए, क्योंकि हमसे आपसे ज़्यादा सरकारें चिंतित हैं कि यदि यह पर्यावरण संरक्षित नहीं हुआ तो आने वाले समय में इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। क्योंकि इस समय सब कुछ अनियमित हो गया है, और अनियमित सिर्फ इसीलिए हुआ है कि हम सभी मानव पर्यावरण के प्रति मानवीय संचेतना न होने के कारण, यानी हमारे आपके बहुत छोटे छोटे घटक इस पूरी पृथ्वी को पर्यावरण असंतुलन की स्थिति में ला दिया। तो सरकार ने सोचा कि जब तक इस पर हम कोई कानून नहीं बनाएंगे, अध्यादेश नहीं बनाएंगे, लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे। तब उन्होंने अपने मन मस्तिष्क में भारत सरकार ने इस पर्यावरण संरक्षण के लिए समय समय पर विभिन्न अध्यादेश व कानूनों का निर्माण कर पर्यावरण को संतुलन बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए हैं। संविधान के 42वें संशोधन यानी 1976 में पर्यावरण सुरक्षा को नागरिकों के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित किया गया। यानी जैसे हमारे बहुत सारे मूल कर्तव्य हैं, उसमें मुख्य मूल कर्तव्य क्या किया? पर्यावरण संरक्षण करना प्रत्येक मनुष्य का ये नैतिक कर्तव्य में जोड़ा, यानी ये कानून बनाया। जिसके अंतर्गत क्या किया, इस जब कानून उन्होंने बनाया तो इसमें क्या किया, यह बताया कि प्रत्येक नागरिक का जो मौलिक कर्तव्य है, उस मौलिक कर्तव्य में करेगा क्या वो, जो प्राकृतिक पर्यावरण है। तो प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं? जिसमें हमारे वन आते हैं, झील आती हैं, नदियाँ आती हैं और वन्य जीव आते हैं। और संरक्षण मनुष्य जो है इसका सुधार करे, और जीव जंतु जो हमारे ऊपर आश्रित हैं उनके प्रति मनुष्यों में दया भाव हो, यानी हिंसात्मक प्रवृत्ति न हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन के प्रस्ताव जो हुए, अभी आपको आगे हम स्टॉकहोम इसी को बता देते हैं, तो आपको बताते हैं कि स्टॉकहोम सम्मेलन यानी विश्व पर्यावरण सम्मेलन उसको कहते हैं। तो उसमें स्टॉकहोम सम्मेलन में कुछ प्रस्ताव लाया गया। उस प्रस्तावों को सुचारू रूप से लागू करने के लिए भारत सरकार ने अधिनियम बना करके, यानी कानून बना करके उसको प्रभावशाली एक प्रयास किया, जिसमें कुछ चीज़ें हैं छोटी मोटी, हम आपको उसमें से बताते हैं। और इसको हम 3 भागों में बल्कि कहें तो आपको समझाने की दृष्टिकोण से बताते हैं। जैसे वन या वन्य जीव, अब जैसे वन संरक्षण अधिनियम को लागू करना, यह 1980 संशोधित दोबारा किया गया तो 1988। दूसरा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू करना 1972, जब यह संशोधित किया गया तो 1983, 86 और 91। नई पर्यावरण नीति को लागू करना
1988 में किया गया। वन क्षेत्रों के उपयोग हेतु, जैसे अभी हम आप जंगल चले जाते हैं, बहुत सारे पेड़ देखा तो हमने काट लिया, तो सरकार ने नियम बनाया कि चाहे हमारा ही खुद का क्यों पेड़ ना हो, हमारी खुद की ही बाग क्यों ना हो, यानी इसमें हम क्षति पहुंचाने के लिए हमको सरकार से, यानी कानून जो बना हुआ है, बिना परमिशन के उसको हम क्षतिग्रस्त नहीं कर सकते, यानी उसकी अनुमति आवश्यक है। यानी कौन सा ऐसा कारण है जिस कारण से उसको आप काटना चाहते हैं। राष्ट्रीय वानिकी एक्शन प्लान लागू करना, उद्यानों की स्थापना करना, जैव भौगोलिक आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना, इतनी चीज़ें हमारे वन या वन्य जीव के अंतर्गत स्टॉकहोम सम्मेलन में भी और पर्यावरण संरक्षण अध्यादेश कानून में भी इसका परिपालन किया गया। दूसरा इसमें मृदा एवं भूमि। मृदा भूमि में जैसे अखिल भारतीय मृदा एवं भूमि अनुप्रयोग संरक्षण संस्थान की स्थापना की गई, जिसके द्वारा किए जा रहे विभिन्न सर्वेक्षण, जैसे हमारी बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जिनको आप ऊसर कह सकते हैं, या जो ऐसे नदी नाले के रूप में है, यानी वो यूजलेस हैं, इसका कोई प्रयोग नहीं हो रहा। तो जो अनुप्रयोग है उसको प्रयोग में कैसे लाया जाए, यानी वहाँ कौन से ऐसे कार्य किए जाएं जो पर्यावरण के लिए भी लाभकारी हो और मनुष्य के लिए भी वह उपयोगी जमीन बन सके। जैसे नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को सुरक्षित करने का प्रयास, मरुस्थल विकास हेतु प्रयास। तो ये यानी जो ज़मीन है, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ गई, लेकिन हमारी जो ज़मीनें थी, जो उर्वरा ज़मीनें थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो जब बढ़ी नहीं तो लोगों की नीड नहीं। जैसे पहले आप देखें, हमारे यहाँ के पूर्वज परिश्रम ज़्यादा करते थे, लेकिन उनके पास क्या था, सिंचाई के संसाधन नहीं थे, तो वो मोटे अनाज पैदा करते थे और ज़्यादा लंबी अवधि के अनाज पैदा होते थे। अब आज हमारे यहाँ के पास इस मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत सारे रासायनिक केमिकल हो गए, जिसके कारण से हम कम समय में ज़्यादा पैदावार लेते हैं। तो ये क्या है, यह मृदा की जांच, क्योंकि सॉइल साइंस जो होता है, जैसे आज हमारे आपके शरीर, डॉक्टर अस्वस्थ होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमारे शरीर को ब्लड से वो पता कर लेता है कि आपके शरीर में यह रोग क्यों हुआ है और कौन से तत्व की शरीर में कमी है। वैसे सॉइल साइंस में, यानी मृदा विज्ञान में, हमारी आपकी मिट्टी की जांच होती है, इसकी लैब होती है, यानी जिस फसल को हम उगाने का कार्य कर रहे हैं, उस फसल को जो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पोषक तत्वों की, वह आपकी मिट्टी में है या अथवा नहीं है। यदि नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट है, उसके जैविक खाद है, कंपोस्ट खाद है, उसको हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को हम बढ़ाते हैं, और जब बढ़ा लेते हैं तो जब हम फसल की उपज करते हैं तो वह हमारी उपज अच्छी होती है। यह मतलब मृदा या भूमि के रूप में इस पे किया गया। जैसे जल या वायु, जैसे प्रदूषण निवारण मंडलों की स्थापना की गई, जैसे वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 संशोधित 1988 में हुआ। जल संरक्षण अधिनियम 1977 में हुआ, फिर संशोधित 1991 में हुआ। गंगा एक्शन प्लान के तहत बहुत सारे कार्य प्रारंभ किए गए हैं। जैसे जल संरक्षण अधिनियम में अभी जैसे भी पूरी दुनिया चिल्ला रही है कि आने वाला जो समय है वह जल संकट का है, क्योंकि भूगर्भ का जो जल है वो धीरे धीरे नीचे स्तर पर चला जा रहा है। हमारी टेक्नोलॉजी जिससे हम भूगर्भ के जल को प्राप्त कर ले रहे हैं, लेकिन ज़रा आप सोचिए, जिस दिन भूगर्भ में जल नहीं होगा तो कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी आप ज़मीन के भूगर्भ में डालेंगे जिससे ऊपर पानी आएगा। इसीलिए देखिए, इस अधिनियम में बताया कि हम जल का सब उतना ही उपयोग करें जितनी हमारी नीड है, और हम अपनी इस पानी को रिसाइकिल करें, क्योंकि रिसाइकिलिंग सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको इकोसिस्टम जब पढ़ा रहा था तो उसमें रिसाइकिलिंग सिस्टम मैंने बताया था कि जैसे हमारे घर में सब्जियां काटी जाती हैं, दाल या चावल धुले जाते हैं,
तो इन पानी को हम ऐसे फेंक देते हैं, मतलब उसको कोई यूज नहीं समझते, उसको वैसे नहीं रखना। एक बाल्टी रखिए, उसमें सारे पानी को, जैसे सब्जी आप ले आए, उसको काटे, उसके छिलकों को आप डाल दीजिए, फिर उसको छान के निकाल लीजिए। छिलका अलग रखिए। पहली चीज़ तो ये है कि स्वच्छ हो गया, किसी भी जानवर को देंगे खाने के लिए तो खा लेगा। और उसी पानी में मान लीजिए चावल का पानी है तो भी उसी पानी में डाल देंगे, दाल धुलेंगे दाल का भी पानी उसी में डाल दीजिए। फिर उसी पानी को एक आप प्रयोग करके देखिएगा, उसी पानी को जो आपके सब्जी के पौधे हों या कोई अन्य पौधे हैं, उसी पौधे के पास ले जाके आप डाल दीजिए, तो उस पौधे का आप डेवलपमेंट देखेंगे। तो जैसे आप टॉनिक पीते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, वैसे उस पौधे के लिए उस तरह के जो हमारे तत्व हैं उसको एक प्रकार से बहुत पावर देते हैं। मैंने इसका प्रयोग करके देखा है, इसलिए। और रिसाइकलिंग सिस्टम जो होती है वह अनयूज्ड हो ही नहीं सकता, और जब अनयूज्ड नहीं होता तो उसको प्रॉपर वे में उसको हम धीरे धीरे यूज करते रहते हैं। जैसे हमारे वन हैं या वन्य जीव हैं या मृदा है या भूमि है, जल है, वायु है, इन सब को जब हम संरक्षण करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक बहुत सारे प्रयास किए जाते रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। यानी इतनी जो चीज़ें हमारी आपकी चर्चा हुई, ये नेशनल स्तर की पर्यावरण संरक्षण के प्रति हम आपकी इतनी भूमिकाएं होती हैं जिनसे हम अपने पर्यावरण के प्रति कुछ संवेदना रखें। अब हम आप अभी तो मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताया वो सब नेशनल स्तर की बताया। अब आपको हम इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा करते हैं। अभी मैंने आपसे कहा कि स्टॉकहोम सम्मेलन, सबसे पहले हम आपको स्टॉकहोम सम्मेलन की चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है, तो 5 जून 1972 को स्टॉकहोम, ये स्वीडन में है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण पर विश्व भर के देशों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दिन विश्व भर में पर्यावरण दिवस के रूप में मनाए जाने का एक संकल्प लिया। इस सम्मेलन में पारित संविधान यानी एक नियम जो बनाया गया, जिसको आप कहते हैं मैग्ना कार्टा, स्टॉकहोम घोषणा पत्र 1972 के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बहुत सारी ऐतिहासिक गतिविधियों का एक दस्तावेज तैयार किया गया। और लगभग इस पत्र में 26 सिद्धांत बनाए गए, और जिनमें से कुछ की चर्चा हम आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज़ उन्होंने बताया कि मनुष्य का मूलभूत अधिकार, क्योंकि एक ऐसे पर्यावरण का जिसमें सुखी और मान मर्यादापूर्ण जीवन, स्वतंत्रता, समानता और रहन सहन की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हों, साथ ही उस पर यह गंभीर उत्तरदायित्व भी है कि जो वर्तमान हमारी पीढ़ी है और भावी पीढ़ी के लिए पर्यावरण में हमारी भूमिका क्या है, यानी इस पर्यावरण संरक्षण को या सुरक्षित रखने में हम कितना उपयोगी साबित हो रहे हैं। जैसे रंग भेद की नीति नहीं होनी चाहिए, जातीयता भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की पर्यावरण संरक्षण में अत्याचार नहीं करना चाहिए, विदेशी प्रभुत्व को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि उसको हमें जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि पृथ्वी के प्राकृतिक स्रोतों में, जिनमें हवा है, पानी है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं इत्यादि, विशेष रूप से जब आपको इकोसिस्टम में पढ़ा रहा था, यानी प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र की एक घटक हैं। ये घटक किसके लिए महत्वपूर्ण है? यह मानव के लिए है और वर्तमान भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखता है। जीवन के संबद्ध ऐसे स्रोतों का जिनमें नवीनीकरण संभव हो, उनके द्वारा धरती की उपजाऊ क्षमता बनाए रखने के लिए जहाँ तक संभव हो सके उसमें हमारा सहयोग
जुड़ा होना चाहिए। जैसे वन के जो जीव हैं, जो प्राणी हैं, उनकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए और बुद्धिमत्तापूर्वक उन्हें व्यवस्थित करना चाहिए, और यह कार्य प्रत्येक मनुष्य की है। जैसे जून 1997 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी लोग उसको कहते हैं, बैठक में एजेंडा 21 को लागू करने की संबंधी एक लोगों ने आम सहमति दी थी। 11 जून 2004 को स्टॉकहोम सम्मेलन में खतरनाक जैव कीटनाशकों एवं औद्योगिक प्रदूषण पर रोक लगाने का निर्णय किया था कि यदि ये रोक नहीं लगाया तो भविष्य में जो है यह पर्यावरण के लिए बहुत घातक होगा।